थी उसके बेसिस पे हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। एंड स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। पहली स्लाइड में जैसे आप लोग सब स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पैंडेमिक जो है वो तो चल ही रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, उसके साथ साथ ये एक इन्फोडेमिक भी बन गया है। WHO में अगर आप WHO की वेबसाइट पे जाएंगे तो WHO ने भी एक ये नया वर्ड कॉइन किया है, नया वर्ड को शेयर किया है अपने वेबसाइट पे, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है कि पैंडेमिक इज टर्निंग इनटू एन इन्फोडेमिक। तो ज़्यादा रूमर्स फैल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स फैल रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है लोगों के थ्रू, लोगों के मोबाइल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अभी हम लोग रोज़ अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि नींबू नाक में डालने से कोविड-19 मर जाता है। ईस्टर्न यूपी का ही एक केस है जिसमें एक इंसान ने नाक में नींबू का ड्रॉप डाले और वो उसकी डेथ हो गई। उसको कुछ हुआ भी नहीं था और वो नाक में नींबू डालने से, ताकि वो कोविड से बच सके, उसकी डेथ हो गई। अभी थोड़े दिन पहले ही, कल ही शाम की एक न्यूज़ है जिसमें लोगों को इतना स्ट्रेस हो गया है कि आसपास की जो न्यूज़ इनको मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको लेके इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं कि अगर किसी को पता लग रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव है या उनको पता लग रहा है कि वो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी गलत पहुंच चुकी है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के थ्रू, कि लोगों को बहुत स्ट्रेस हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, लोगों को स्ट्रोक्स हो रहे हैं, लोगों को हाइपरटेंशन हो रही है, ये सब मैसेजेस पढ़ के, मैसेजेस इन्फॉर्मेशन सुन के। तो ये जो चार्ट है, ये आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है, इस चार्ट में क्या दिखा रहे हैं, ये जो डॉट्स बनी हुई है, रेड डॉट्स जो बनी हुई हैं, दीज आर नंबर ऑफ पीपल। तो एक इंसान अगर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है, एक इंसान अगर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है, तो तीन लोगों में एटलीस्ट उन्होंने स्प्रेड करी इंफॉर्मेशन, उसने 3 लोगों में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी। अब 3 में से 2 ने आगे और फॉरवर्ड कर दी वो इन्फॉर्मेशन, वही मिस इन्फॉर्मेशन थी, उसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उसके अंदर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, उन्होंने आगे स्प्रेड कर दी। और ये जो रेड में आप देख रहे हो, ये ऐसे करते 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 बहुत सारे लोगों में वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई। मतलब कोई रूमर ही हुआ, वो वैलिडेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट दैट वन पर्सन स्टार्टेड इट टू फॉरवर्ड इट ऑन व्हाट्सएप और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फेसबुक या ट्विटर, एंड दैट स्प्रेडेड इनटू सो मेनी पीपल। ऐसे ही वायरस काम करता है। वायरस कैसे काम करता है? एक बंदे से 3 ससेप्टेबल हो जाते हैं। 3 में से एक इंसान अगर सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है और सब कुछ सेफ्टी हाइजीन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, तो वो बच जाएगा। लेकिन जो 2 लोग हैं जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, जो नेग्लिजिएंट थे सारे प्रोटोकॉल्स, जो जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह लेने होते हैं वो नहीं लिए, वो भी इन्फेक्ट हो गए, फिर उन्होंने आगे इन्फेक्ट करते गए और ऐसे चेन बनती चली गई। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट हमारे को इस चेन को तोड़ना है, बोथ इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी विच इज स्प्रेडिंग थ्रू व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन विच इज स्प्रेडिंग। ठीक है, तो बिना किसी सोर्स को जाने, बिना किसी ऑथेंटिक ऑथर को जाने, किसी क्रेडिबल सोर्स को जाने, हम लोग ऐसे ही मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये, इसमें ये बताया गया है WHO के थ्रू कि कैसे। शिवम, मैं इस हाँ स्लाइड जी, पे थोड़ा बोलना चाहूंगी पेंडेमिक यस एंड मैम, इन्फोडेमिक पे। यस मैम, मतलब कि ये जो आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक रेड डॉट के आगे शिवम ने 2 लाइंस डाली हैं, 2 के आगे मल्टीपल लाइंस बन गए हैं। तो ये स्प्रेडिंग में भी बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है कि अगर हम पूरी प्रिकॉशंस ले लेते हैं, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा सिम्टम आने पे हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं, और हम अपना जो इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि जिस दिन हमें वायरस ने अटैक किया है उसको हम समझ लेते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते हैं, तो हम स्प्रेड करने में बहुत बचाव कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इंफोडेमिक की बात करिए कि इंफॉर्मेशन आप बस ठान लीजिए कि आपको व्हाट्सएप आगे नहीं फॉरवर्ड करना। और हमने इन्फेक्शन, जैसे आज मुझे गले में खराश ही हुई है बस,
और मैंने उस दिन को लिख लिया अपनी डायरी में कि आज के दिन मुझे खराश हुई है और मैंने टेस्ट करा लिया। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पहले दिन से ही आपका डे काउंट होता है, फर्स्ट 5 डेज, राइट। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो ये जो स्लाइड है ये बात करती है कि क्या क्या चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए फॉर एनी मिस इन्फॉर्मेशन टू स्प्रेड, या फिर कोई भी अगर व्हाट्सएप मैसेज आता है हमारे पास या कोई भी अगर व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, सो व्हाट स्टेप्स वी हैव टू टेक, व्हाट स्टेप वी शुड टेक बिफोर फॉरवर्डिंग इट टू एनीवन। पहले 7 लेवल्स को आप क्रॉस कर लो तब जाके आप किसी को फॉरवर्ड करो वो मैसेज, एक्सेस करो क्या सोर्स है उसकी। तो जो 7 लेवल हैं, 7 लेयर्स हैं, उनको फिल्टर आउट करके ही आप फॉरवर्ड करें मैसेज। जो 7 लेयर हैं ये आपके स्क्रीन पे दिख रही है। इन स्क्रीन पे पहला स्टेप तो ये है कि आप सोर्स को आइडेंटिफाई करो, कहाँ से आपको मैसेज आया है। आपके फैमिली से भी व्हाट्सएप आता है, आपके फ्रेंड से भी व्हाट्सएप आता है, उनसे उनसे भी पूछो कि भाई तुम्हारे को किसने दिया है, ये मतलब ये वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं। फिर अगर आपको ज़्यादा ही मन कर रहा है स्प्रेड करने का, तो ये जो 7 स्टेप्स है इनको फॉलो करना ही करना है। जैसे कोई न्यूज़ हेडलाइन आई, तो न्यूज़ हेडलाइन किस न्यूज़ चैनल की हेडलाइन है, कोई क्रेडिबल न्यूज़ चैनल है भी या नहीं है, या फिर ऐसी कोई वेबसाइट बनी हुई है जो इधर उधर की न्यूज़ डाल देती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो चेक करो। जो ऑथर है उस आर्टिकल का या फिर उस न्यूज़ का या फिर उस इंफॉर्मेशन का, वो ऑथर कौन है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। आप डेट चेक करो, कई बार कुछ पुरानी न्यूज़ फ्लैश होती रहती हैं नोटिफिकेशंस में। जैसे दिल्ली ने लॉकडाउन कर दिया, जैसे पिछले साल की जो लॉकडाउन की न्यूज़ है वो आजकल नोटिफिकेशन में फ्लैश होती रहती है कि लॉकडाउन एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स, लॉकडाउन एक्सटेंडेड फॉर 4 मंथ्स। तो एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाता है कि अरे 3 महीने का लॉकडाउन लगने वाला है या फिर इतने नंबर्स हो गए केसेस के इधर। तो ये पुराने जो न्यूज़ हैं उनकी डेट चेक करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जामिन करो कि क्या ये जो स्टोरीज हमारे पास आ रही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नींबू डालने से नाक में सही हो जाते हैं, या फिर और भी नुस्खे जो हैं उन चीज़ों को फॉलो करने से अगर हम सही हो जाते हैं। कोविड प्याज पे नमक डालने से खाने से कोविड खत्म हो जाता है। ये सारी चीज़ों को पहले आप इनके पीछे जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो देखो कि इसके पीछे क्या कोई रिसर्च हुई है, पहले किसी ने सर्टिफाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, अपने बायसेस को खत्म करने के बाद, फैक्ट को चेक करते हुए ही तभी आप आगे बढ़ो। मिस इन्फॉर्मेशन को अगर आप तक आई है तो उसको आगे ना बढ़े। तो पहला तो ये समझना हमारे को बहुत ज़रूरी है। मैम, यू वांट टू ऐड? मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि एक तो एग्जांपल शिवम ने नींबू का दिया है। एक एग्जांपल ये भी था कि नॉस्ट्रिल्स में ऑयल लगाने से भी कोविड इफेक्ट नहीं करता। तो मेरा गलती से हाथ लग गया और मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है प्रोफेशनल्स का, उसमें चला गया मैसेज। अब वो मैसेज आने के बाद रात थी, मैं मतलब कि 11 साढ़े 11 का टाइम था, मैं सो गई। और सुबह जब मुझे मैसेज आया वहां से तो उन्होंने बोला, मैम इट्स वेरी गुड if you use oil instead of frying fish rather than putting into your nostrils। ये नाक से अच्छे कि आप फिश तल के खा लो उस तेल में, तो वो ज्यादा बेहतर होगी। फिर एक बंदे ने मुझे और भेजा, जैकब, शिवम कैन को रिलेट विच ग्रुप यस विद सर। दिस। जैकब सर ने मुझे भेजा कि इट्स अ फेक न्यूज। तो Malayalis try to promote coconut oil. Sorry Shelja, I'm just saying this कि coconut oil is very good for everything. So don't believe all these things. So I am also victim of circulating wrong information. So please, उस दिन से मैंने सोचा कि मुझे वीडियो ये जितना भी व्हाट्सएप आएगा मैं आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा अपना इमेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो प्लीज बी कॉन्शियस, क्योंकि आपका ट्रस्ट फैक्टर कम्युनिटी में टूट जाएगा अगर आप गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, राइट। लोग आपके पास आ रहे हैं सही इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेंगे तो आपका ट्रस्ट लेवल नीचे चला जाएगा। दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड। नेक्स्ट स्लाइड इज कि कैसे हम लोग इस स्टेज तक आए। अभी जैसे सेकेंड वेव चल रहा है भारत में, तो कैसे इस स्टेज तक हम लोग पहुंचे। तो क्या है कि ऐसी जो महामारी है, ऐसी जो पैंडेमिक है, ऐसा जो वायरल इन्फेक्शन है, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। ऐसे कई पैंडेमिक्स आए हैं पहले इतिहास में।
और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, और उन चीज़ों से हमने कुछ सीखा नहीं, मतलब उन चीज़ों से बहुत कुछ हमने सीखा नहीं, और इसी वजह से हम लोग यहाँ इस लेवल पे सेकेंड वेव जो है भारत में वो आ गया है। अभी जैसे एग्जांपल लें, पहले 1918 में 1918 से लेके 20 तक भारत में स्पेनिश फ्लू का वो था, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, कि स्पेनिश फ्लू भी आया था आज से 100 साल पहले। उसमें भी ऐसा ही था कि जब पहली बार जब स्पेनिश फ्लू आया तो 1918 में, 1918 के साल की बात करें तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और ज़्यादा केसेस भी नहीं हुए, ज़्यादा कैजुअलिटी भी नहीं हुई। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसको हल्के में लेना शुरू कर दिया, नेग्लिजिएंट हो गए और सोचा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ये कोई बीमारी नहीं। 1920 में क्या हुआ कि सेकेंड वेव ऑफ स्पेनिश फ्लू आया, और अराउंड 1.7 करोड़ पीपल, 1.7 करोड़ जो लोग हैं वो मर गए थे स्पेनिश फ्लू से। दे डाइड ड्यू टू स्पेनिश फ्लू इन इंडिया। और उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन थी 25 करोड़। तो 25 करोड़ में से एक 1.7 पौने 2 करोड़ लोग तो स्पेनिश फ्लू से ही मर गए थे। इतना डिवास्टेशन हुआ था नेग्लिजियंस की वजह से। अब नेग्लिजियंस किस तरीके का है? नेग्लिजियंस है काफ़ी तरीके का, जो आजकल चल रहा है। काफ़ी सारे बिलीफ्स हैं, काफ़ी सारे आइडियोलॉजीज हैं, काफ़ी सब लोग व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से शेयर करते रहते हैं लोग इन्फॉर्मेशन। ये जो 3 बॉक्सेस हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे लोग, आप लोगों ने भी ऐसे, आपके पास, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, हम खुद भी ऐसी बातें कर चुके हैं कि जैसे कोई प्रूफ नहीं है। काफ़ी लोग ये बोलते आए शुरू में, पिछले साल जब वायरस स्प्रेड हुआ 2020 में मार्च से, कि कोई प्रूफ नहीं है वायरस का, मतलब दिखता नहीं है। तो कैसे समझाया जाए ऐसे लोगों को कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस लेवल पे होते हैं कि उनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, उनको एक टूल से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ये मान लेना कि अगर वो दिख नहीं रहा है तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है हमारे पार्ट पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दूसरा जो कंसेप्ट था वो ये भी था कि कंसेप्ट, मतलब मिसकंसेप्शन था लोगों के अंदर, कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी थे इस कंसेप्शन के अंदर, कि इंडियन इम्यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग है, हम लोग गंद में पले बड़े हैं, गंद में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो हमारे को कुछ नहीं हुआ, हमारे को कुछ होगा भी नहीं। और ऐसा हुआ भी। पिछले साल इतने ज़्यादा केसेस नहीं आए, अगर कंपेयर करें भारत को और देशों से, तो बहुत ही कम केसेस आए, और इंडियन इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ये मान लिया गया कि यही रीज़न होगा कि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम आए पिछले साल। समर्स में कम हो जाता है वायरस, ये भी एक मिसकंसेप्शन था। बल्कि पिछले साल और इस साल, दोनों सालों में समर्स में सबसे ज़्यादा इसने अपना प्रकोप दिखाया है वायरस ने। कुछ मंत्र और चैंट्स भी हमारे को फॉरवर्ड किए गए कि भाई ये चैंट्स करो, ये मंत्र करो, मंत्र पढ़ो, या घर में हवन करो, या घर में ये मंत्र चलाओगे तो कोरोना वायरस एक राक्षस है, वो चला जाएगा। तालियां भी बजाई हम लोगों ने दिए भी जलाए। तो वो सारी चीज़ें थी जो एक नेग्लिजेंस का पार्ट था। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी थी इसके पीछे की ड्रग कंपनीज जो हैं, फार्मेसी कंपनीज जो हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं या वैक्सीन बनाती हैं, उनकी एक साजिश। उन्होंने ये वायरस बनाया और उन्होंने सब में स्प्रेड कर दिया, और अब दे विल अर्न मनी, कि अब ये पैसे कमाएंगे उस वायरस के थ्रू। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई थी। फिर अभी थोड़े दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि 5G स्पेक्ट्रम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में। इसीलिए इतनी सारी मौतें हो रही है, इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं, इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। बल्कि लोगों को ये नहीं पता था कि यूएस में आज से 3 साल पहले ही 5G स्पेक्ट्रम आ चुका है, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें बिना वैलिडेट किए गए और बिना कुछ सोर्स को जाने, बिना किसी ऑथेंटिसिटी को जाने हमारे बीच में घूम रही है, हमारे बीच में एक बिलीफ सिस्टम बना रही है, जिसकी वजह से नेग्लिजियंस और कॉम्प्लेसेंसी दोनों आ गए हैं हमारे अंदर। उसकी वजह से ही हम लोग इस परिणाम को भुगत रहे हैं। मास्क उतार के फेंक देना, मास्क ना यूज़ करना, सोशल गैदरिंग्स करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने करनी शुरू कर दी, जिसका परिणाम हम लोग अब भुगत रहे हैं। तो किसी भी पैंडेमिक में को पैंडेमिक का रूप लेने में 3 स्टेप लगते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी पैंडेमिक को पैंडेमिक का रूप लेने में। सबसे पहला स्टेज होता है आउटब्रेक। तो आउटब्रेक कैसे होता है? आउटब्रेक होता है छोटी सी जगह पे, जैसे
बहुत ही छोटे से एक शहर में एक बीमारी फैलनी शुरू हुई और काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उसने उस शहर का इफेक्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं आउटब्रेक। When the disease starts in a small area and it is limited to that area, it is called outbreak। तो किसी भी वायरस का अगर आउटब्रेक बोलेंगे तो वो एक सिटी से या किसी एक लोकेशन से लिमिटेड रहेगा। नेक्स्ट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक वो जब होता है जब सिटी से बाहर आ गया, स्टेट्स में आ गया और 2-3 स्टेट्स को चपेट में ले लिया, तो उस स्थिति को बोलते हैं कि अब ये एपिडेमिक का रूप ले लिया है इस वायरस ने। ठीक है, फिर उससे आगे बढ़े तो स्टेट्स से नेशंस, पूरा देश इफेक्ट हो गया। देश के साथ और भी जो एडिशनल कंट्रीज हैं वो इफेक्ट होनी शुरू हो गई, और भी देश इफेक्ट होने शुरू हो गए। तो ऐसे करते 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 जब ग्लोबल लेवल पे वो वायरस फैल गया तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक। स्वाइन फ्लू 2009 में ऐसे ही फैला था, जिसको पैंडेमिक का वो मिला था नॉमेनक्लेचर कि WHO ने उसको अनाउंस किया था कि ये एक पैंडेमिक है बिकॉज इट हैज स्प्रेड ग्लोबली। तो वुहान में ही ऐसे शुरू हुआ था एज एन आउटब्रेक। वुहान चाइना में एक सिटी है जहाँ पे ये आउटब्रेक शुरू हुआ, और क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारे देश कनेक्टेड हैं, सारे मुल्क कनेक्टेड हैं, सारे कंट्रीज कनेक्टेड हैं, फ्लाइट्स आनी जानी, बहुत हाई इन्फ्लक्स ऑफ फ्लाइट्स होती है हर कंट्रीज की। तो ये स्प्रेड जो है वायरस का फैलता गया और WHO ने 2020 11 मार्च में इस वायरस को बोल दिया कि ये पैंडेमिक का रूप ले चुका है। इसका नाम है सार्स कोविड-2, जिसका पूरा अगर विश्लेषण करें तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो सार्स जो है, सार्स पहले भी आया था चाइना में, और ये उसका नया वर्जन है सार्स कोविड-2। तो ऐसे एक आउटब्रेक, ऐसे एक बीमारी एक आउटब्रेक बनती है, फिर पैंडेमिक होता है, फिर एपिडेमिक होता है, और फिर एक पैंडेमिक का रूप लेती है वो वैश्विक स्तर पर। डॉक्टर बब्बर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस स्लाइड पे? हमें ये मैसेज देना है कि ये नहीं है कि वो पैंडेमिक या एपिडेमिक आउटब्रेक है। हमें ये है कि इस बीमारी से हमें सबको मिलकर लड़ना है, और सबको मिलकर लड़ने के लिए एक हमें धारणा लानी है कि विल पावर सबके लिए है, और कोई बीमार हुआ तो उसको हमें सपोर्ट देना है। और वो विल पावर के लिए अगर किसी को जरा सा फीवर हुआ है, टायर्डनेस हुई है, हेडेक हुई है, या गले में दर्द हुई है, और उसको ड्राई कफ है, तो वो ये नहीं सोचे कि मुझे कोरोना नहीं हुआ, हो सकता है। तो उसके टेस्ट के लिए उसका टेस्ट करवाए, अगर वो टेस्ट है पॉजिटिव तो वो क्वारंटाइन कर ले 14 डेज के लिए, और अगर वो क्वारंटाइन नहीं करता तो वो स्प्रेड करेगा, और उसी के चक्कर में ये पैंडेमिक हुआ है। थैंक यू। मैसेज सबको क्लियर हो गया इस बात का? ये मैंने शुरू में भी ये कहा था, डॉक्टर बब्बर ने भी इसको रीट्रेट कर दिया है कि जैसे ही कुछ सिम्टम आए तो टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। अगर रिपोर्ट 3 दिन के बाद भी आ रही है तो पर आपको 3 दिन आइसोलेशन में ही रहना है जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो RT-PCR नहीं कर रहे, वो एंटीजन कर रहे हैं, और एंटीजन जो है वो फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। तो जो सबसे जरूरी टेस्ट जो है CB नेट जो है वो बहुत महंगा है। तो अगर आपको जरा से सिम्टम्स हैं तो गॉड से अपनी फैमिली और अपने एरिया के लोगों को बचाने के लिए अपने क्वारंटाइन करिए और दवाइयाँ खाइए। अगर 5 डेज में आपकी रिकवरी नहीं होती तो आप अपने पास के किसी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर आपको कोई डॉक्टर नहीं है तो हमें रीड इंडिया में हमारे नंबर है, हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, और डॉक्टर बब्बर ने भी ये एम्फेसिस किया कि आप लोगों को जैसे ही सिम्टम कोई पता लगता है कि जैसे मतलब बॉडी अपने आप इंडिकेशन दे देती है। जैसे ही आपको पता लगे कि आपकी तबीयत खराब है या बॉडी सही सिग्नल्स नहीं दे रही है तो आप लोग क्वारंटीन हो जाइए, अपना मेडिकेशन करिए। अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो डॉक्टर के से कंसल्ट करिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो डॉक्टर बब्बर का कॉन्टैक्ट सभी के पास है, इमीडिएटली आप उनको कम्युनिकेट करिए। आपके साथ जो भी दिक्कत है, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, वो अपना बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स देंगे, आपको अपना बेस्ट पॉसिबल सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे आपको कि क्या आगे आपको करना है। तो मूविंग ऑन टू दिस स्लाइड जो आपके सामने है, इसमें लिखा है कि हम इस पैंडेमिक को कंट्रोल फेज में कब कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब सभी लोगों का ये एक सवाल होगा दिमाग में
कि कैसे इसको कंट्रोल में, सिचुएशन कब कंट्रोल में आएगी, कैसे सब कुछ नॉर्मल होगा। तो उससे पहले कुछ थोड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे को समझने पड़ेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो समझने पड़ेंगे फॉर एनी वायरस, फॉर एनी पैंडेमिक टू गेट इन कंट्रोल्ड पोजीशन। तो पहला तो है कि जब पैंडेमिक होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। एडिक्वेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उससे रिलेटेड जो भी हमारे को मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाई, मेडिसिन और जितना भी इंफ्रा रिक्वायर्ड, जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स, कॉन्सेंट्रेटेड इस बीमारी में चाहिए, जो कोविड-19 की बीमारी फैली हुई है, वो सब अधिक अधिक वो सब एडिकेट अमाउंट में, एडिकेट नंबर में हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। अभी क्या है, अभी जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो अभी कंट्रोल्ड फेज में नहीं है हम लोग। तो अब इसके लिए कंट्रोल फेज में आने के लिए मेडिकल इंफ्रा का रिक्वायरमेंट, मेडिकल इंफ्रा की अवेलेबिलिटी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है एंडेमिक फेज। एंडेमिक फेज में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ केसेस है देश में, कोरोना के जो नंबर ऑफ केसेस है वो एक्सेप्टेबल नंबर हो, जैसे और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो कि उसको वो हैंडल कर सके। ठीक है, जैसे किसी सिटी में या किसी स्टेट में अगर 2000 केसेस है कोरोना के, तो वहाँ पे बेड्स उसको हैंडल करने के लिए कम से कम 3000 बेड्स हैं या फिर 4000 बेड्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं और मेडिकल सप्लाईज वगैरह सब कुछ है। तो वो एंडेमिक फेज में आ गया और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए इतना रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम आसानी से हैंडल कर सकेंगे सारे प्रिकॉशंस लेते हुए। फिर आती है स्टेज एक। ऐसे ही एंडेमिक में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे डेंगू है, रेबीज है, चिकनगुनिया, लेप्रोसी, ये हर साल आती हैं, हर साल कुछ ना कुछ केसेस आएंगे और उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास इतना सफिशिएंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम लोग इन बीमारियों को लिमिट कर सकें, कंट्रोल कर सकें और इनको डील कर सकें, इनके जो नंबर ऑफ केसेस है। तो ये हर साल आती है। जब हम एंडेमिक फेज में आ जाएंगे तो ये सारी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट आती है स्टेज एलिमिनेशन। तो किसी भी वायरस का एलिमिनेशन होना एक वो स्टेज है जब कोई भी केस ना हो, ऑलमोस्ट 0 केसेस हो पूरे देश में। कि कोविड-19 से, जैसे कोविड-19 का एग्जांपल ले तो कोविड-19 का एक भी केस नहीं है देश में, तब वो आती है एलिमिनेशन वाली स्टेज कि अब कोई भी केस नहीं है और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिप्लॉयड था उसके लिए, जैसे ऑक्सीजन बेड्स हो गए या फिर ऑक्सीजन प्लांट्स हो गए या फिर आईसीयू के बेड जो अलोकेट किए गए थे कोविड-19 के लिए, वो उनकी जरूरत अब कम है। मतलब जो डेडिकेट किए गए थे उस चीज के लिए उनकी जरूरत कम है क्योंकि केसेस ही नहीं है, केसेस 0 हो गए हैं। ऐसी एक बीमारी है जो इंडिया में बहुत फैली थी पहले, पोलियो, जो अब कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है। WHO ने सर्टिफाई किया है इंडिया को कि यहाँ से पोलियो अब कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 0 केसेस इंडिया में है पोलियो के। तो वो होती है एलिमिनेशन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज होती है इरेडिकेशन स्टेज। इरेडिकेशन स्टेज क्या होती है? इरेडिकेशन स्टेज वो होती है जब विश्व स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे एक भी केस ना हो, ऑलमोस्ट 0 केसेस हो उस बीमारी के, तो वो होती है इरेडिकेशन स्टेज पूरे देश से, पूरे विश्व से। उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए कंसोर्टियम बनाने की जरूरत है, उसके लिए ग्लोबल कॉपरेशन करने की जरूरत है, पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पे वहाँ पे वैक्सीन भेजने की जरूरत है। मतलब बहुत सारे डेलिबरेट एफर्ट करने पड़ते हैं उस स्टेज पे आने के लिए, इरेडिकेशन पे आने के लिए। और आज तक सिर्फ एक ही बीमारी ऐसी है जो कंप्लीटली इरेडिकेट हुई है, वो है स्मॉल पॉक्स। तो अभी स्मॉल पॉक्स के अलावा ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कंप्लीटली इरेडिकेट हुई है पूरे विश्व स्तर पे। हेलो, हाँ जी सर। एक्चुअली आई वांट टू ऐड, जो आपने बोला बिल्कुल सही कहा। एंडेमिक का मतलब होता है कि आपके देश में जहाँ कम्युनिटी में आप रह रहे हैं वहाँ आपको ऐसे केसेस मिल रहे हैं कि जो कोरोना के हैं और आपके पास उतना बेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इक्विपमेंट है कि आप उसको केयर कर सकते। वो तो हो गया एंडेमिक। एपिडेमिक होता है कि नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज सडनली एंड इन अ पर्टिकुलर रेस। मतलब अब जो कोरोना आ रहा है वो बच्चों में इफेक्ट, पहले हो रहा था मिडिल क्लास के थे, और जो पहला वायरस था वो जो था वो ओल्ड एज पीपल को कर रहा था। तो ये हो गया अब एपिडेमिक। व्हेन इट क्रॉस ऑल ओवर कंट्री एंड ऑल ओवर वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड पेंडेमिक। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपने कोरोना केसेस को केवल विजय पा ली, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, केसेस में विजय पाई।
कि मैं से केसेस को खत्म किया बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन, आपने उसको ट्रांसमिशन को रोका। उसके बाद इरेडिकेशन होता है कि व्हेन यू डोंट सी एनी केस फॉर 2 years ऑल ओवर वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड इरेडिकेशन। स्मॉल पॉक्स में लास्ट केस वो था, वो बांग्लादेश में मिला था लास्ट केस। उसके बाद इंडिया जो से 2 साल बाद बांग्लादेश में था, वो भी खत्म हो गया। तो 77 में द वर्ल्ड में इट वाज कॉल्ड इरेडिकेटेड फेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। पोलियो का अभी केस है, साउथ ईस्ट एशिया में है, इंडिया फ्री हो गई। ये जो सार्स वाला है, ये म्यूटेंट वायरस है, आरएनए वायरस। इससे आपको बचना इसलिए है कि ये अपनी जो शेप है, शक्ल है, बदल देता है। पहले वो 60 years में कर रहा था, फिर उसने 45 के लोगों को करना शुरू किया। अब लेस देन 18, 10 साल के, 5 साल के बच्चों को भी कोविड है। तो इसके लिए प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आप चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर एडिंग। बहुत ही मतलब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है सर ने अभी, जिसमें उन्होंने बताया कि क्योंकि ये म्यूटेंट हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है हमारे, और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस वक्त। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि सब लोगों के ये सवाल है कि ये कब ख़त्म होगा, कोविड-19 कब ख़त्म होगा। तो जैसे अभी इरेडिकेशन के बारे में बात करी कि इरेडिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है अभी फॉर द नेक्स्ट 100 years, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे एक भी केस ना आए फॉर 2 years या 3 years, इट्स अ डिस्टेंट ड्रीम। मतलब ये एक सपने जैसा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी जो वैक्सीन बन रही हैं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि जो उनकी वैलिडिटी है, जो एंटीबॉडीज देती हैं बॉडी में जब इंजेक्ट होती है, तो 3 to 6 month है और 6 to 8 months है। उसके बाद भी ऐसे प्लान्स बन रहे हैं नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, कि फॉर 5 years हर साल। जो हम ये नहीं किसी को कह सकते कि नहीं होगा, खत्म होगा, पर ये है कि वो कब होगा वो हमें वेट करना है। इट विल गो, ये नहीं है कि इट विल नॉट गो, इट विल डेफिनेटली गो विद इन अ ईयर और सो। सो दिस मैसेज शुड बी देयर कि बी पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम लोग इरेडिकेशन शिवम, इधर मैं डॉक्टर बब्बर, मैं यहाँ पे सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि चला तो जाएगा वो है, पर जाने के लिए जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको समझने की बहुत जरूरत है। हम सरकार को, हम बाकी के सारे देशों को ब्लेम ना करते हुए हम अपने आप को कैसे संभाल के रख सकते हैं, अपने समुदाय को कैसे संभाल के रख सकते हैं, वो बहुत जरूरी है समझ बनाने। वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। ठीक है, कंटिन्यू शिवा। सो ये जो इरेडिकेशन है, अभी जैसे डॉक्टर बब्बर ने बताया कि जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, एंड इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग मिलके काम करेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एलिमिनेशन का जो स्टेज है, एलिमिनेशन में क्या होता है कि इंडिया में एलिमिनेशन स्टेज जब आएगी, जब यहाँ पे इंडिया में एक भी केस नहीं रहेगा कोरोना वायरस का। तो अभी जो सिचुएशन है वो इस तरीके से है कि 0 to 18 years की जो वैक्सीन है वो अभी अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर टेस्ट चल रहे हैं, जो अभी थोड़े टाइम में अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीन अवेलेबल हैं 67% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। जो 0 to 18 ईयर में अभी हम लोग कोवैक्सीन को ट्रायल दे रहे हैं, कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, और हो सकता है कि कोवैक्सीन विल डेफिनेटली वर्क, एंड और लेस देन 60 years में हम उनको वैक्सीन दे देंगे विद इन द 1 month। सो द होप इज देयर। अब यू कांट से कि वो वैक्सीनेशन नहीं है, और जो नई वैक्सीन आएगी स्पुतनिक, वो भी काम कर सकती है। अभी हमारी कोवैक्सीन विल डेफिनेटली वर्क। सो ट्रायल शुरू हो चुके हैं 0 to 18 years की। पर डॉक्टर बब्बर, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, यूथ ही 67% है, तो 18 से 45 साल के लोगों को भी लगेगी और साथ साथ बच्चों को भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो क्या इतना प्रोड्यूस हम कर लेंगे वैक्सीन का कि हम सबको लगा दें? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमें अगर 51% लोगों को हिंदुस्तान में
अगर इंजेक्शन दे देंगे तो हमारी हर्ड हम्म। इम्यूनिटी आ जाएगी। अभी तक हमने 19% किए, 19। अच्छा। हम 51 में 51 में पहुंच जाएंगे तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो डर खत्म हो जाएगा। तो सर 51% में पहुंचने के लिए कम से कम हमें साल लग जाएगा? नहीं, 6 मंथ्स में, क्योंकि अब 6 वैक्सीन बहुत months में। तेजी से प्रोड्यूस हो रही है और वैक्सीनेशन अच्छा, शुरू हो गया, विद इन 6 मंथ ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और गांवों में भी पहुंच जाएंगे? गांव में भी पहुंच जाएगी। चलो ठीक है शिवम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। जो डॉक्टर बब्बर कह रहे हैं वही हम नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी कैसे बनेगी? So this slide is on herd immunity. अभी जैसे डॉक्टर बब्बर ने बताया कि हर्ड इम्यूनिटी ही एक तरीका है इस वायरस को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने का। जब 51% से ज़्यादा लोग हमारे देश में एंटीबॉडीज उनके शरीर में होंगी तो वायरस का जो इम्पैक्ट है एकदम खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे के अंदर लेफ्ट में अगर देखें, ये जो 3 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इसमें अगर लेफ्ट में देखें तो ये कोरोना वायरस का इन्होंने सिंबल दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। एंड ये जो हेक्सागन्स है, ये हेक्सागन्स क्या होंगे? हेक्सागन्स है लोग, ठीक है। ये जो हेक्सागन बने हुए हैं तो वायरस इंट्रोड्यूस, और ये जो पूरा एक क्लस्टर है ये है कम्युनिटी, ठीक है। तो वायरस जैसे ही किसी एक को हुआ कम्युनिटी में तो वो स्प्रेड होता चला गया, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई एंटीबॉडी थी नहीं बॉडी में, तो वो वायरस इन्फेक्ट करता चला गया, सभी लोग इन्फेक्ट हो गए। जो 2-3 लोग बचे हैं वो लोग हैं उन्होंने सारे कोविड जो जो मतलब ज़्यादा सोशल नहीं है, ज़्यादा बाहर नहीं जाते, लेकिन इनको भी एक टाइम पे आके हो जाता है। तो जब सबको हो जाएगा तो धीरे धीरे करके लोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जब आप नेक्स्ट सेकंड ट्रायंगल में आओगे तो उसमें देखोगे कि ग्रे वाले जो हेक्सागन है उसमें जो ग्रे दिखा रहे हैं हेक्सागन्स, उसमें ये दिखा रहा है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये लोग ठीक हो रहे हैं और ये लोग अपने बॉडी में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी है। और जो रेड नंबर का जो रेड वाले जो हेक्सागन्स है वो कम होने शुरू हो गए हैं। जब लास्ट वाला देखेंगे तो ग्रे वाले जो हेक्सागन्स है वो बढ़ने शुरू हो गए और रेड वाला जो हेक्सागन है वो कम होता चला गया। इसका मतलब ये है कि जब वायरस बॉडी में घुसता है तो इट इज एन एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट भी बनती है एंटीबॉडीज, ठीक है। जब एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो वायरस उस टाइप का जो वायरस है वो उस बॉडी में नहीं घुसेगा। एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो उस टाइप का वायरस बॉडी में नहीं घुसेगा और आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है कम्युनिटी में या फिर देश में या सिटी में या शहर में या गांव में, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं उनके पास एंटीबॉडीज होंगी तो वायरस को होस्ट नहीं मिलेगा, होस्ट बॉडी नहीं मिलेगी इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो वायरस उस बॉडी में नहीं जाएगा जिस बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई हैं और चेन ब्रेक हो जाएगी वायरस के स्प्रेड होने की। तो ये जब स्टेज आती है तो उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो कोविड-19 से रिलेटेड हर्ड इम्यूनिटी हर डिजीज की अलग अलग परसेंटेज होती है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रांसमिशन होता है एजेंट, वायरस, एनवायरनमेंट, जो आपका एरिया है एंड अ होस्ट, अगर इसमें से एक को ब्रेक करेंगे, हम होस्ट तो ब्रेक नहीं कर सकते, हम एजेंट को ब्रेक कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कर सकते हैं। अगर हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया और होस्ट की एंटीबॉडीज बन गई तो उसका असर नहीं आएगा। अभी हमारे पास एक केमिकल आ रहा है, that is 2DG water form has been marketed recently by the DRDO, and it is very effective for the severe and moderate cases of coronavirus. This 2DG powder is given in 2 divided doses, morning and night, dissolved in the water, and it binds with the virus where it accumulates, and it hampers the glucose accumulation and uses. So thereby the virus dies off. Once the virus dies off, the oxygen concentration of the patient increases simultaneously, and it prevents the death of the patient, and it is very effective. And I appreciate this 2DG drug like anything. Thank you. सो हर्ड इम्यूनिटी जो हमारी एजेंट, एनवायरनमेंट एंड होस्ट, तो हमने किसी ना किसी को ब्रेक करना है कि जिससे हमारी हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। थैंक यू।
डॉक्टर बब्बर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए एनवायरनमेंट को आप क्या रेफर कर रहे हैं और एजेंट को क्या रेफर कर रहे हैं और होस्ट को क्या रेफर कर रहे हैं। एजेंट जो है आपका कोरोना वायरस हो गया, एनवायरनमेंट के हाँ। लिए हम आपको प्रिकॉशन ले रहे हैं, अवॉइड हैंड शेकिंग, वियर मास्क, don't touch anything, don't touch your eyes, nose with the hand, and whenever you meet somebody you have to wash it and wash the hand before having food, and wear the double mask और N95 ones. So उसको ब्रेक करने के एनवायरनमेंट हो गया, एंड होस्ट की बॉडी रेजिस्टेंस बनाने के लिए either he has a good immunity or vaccination. पर डॉक्टर बब्बर यहाँ पे पता है जिसकी ऑलरेडी अच्छी इम्यूनिटी होती है उसको पता ही नहीं चलता कि उसको कोविड है, तो वो कैसे उसको अगर आपको जरा सा भी सिम्टम है, जैसे ड्राई कफ है, लो ग्रेड टेम्परेचर है, या टायर्डनेस हो गई बॉडी में, कमजोरी, थकावट आ गई है, दैट मीन्स उसको आ गया है, वो एसिम्प्टोमेटिक है एंड इज ए कैरियर। तो अगर वो अपने आप को क्वारंटाइन कर देगा 14 डेज के लिए, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना, एनवायरनमेंट को ब्रेक कर देगा। सबको क्लियर हो गई है बात, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो प्रॉब्लम आगे बढ़ जाती है। लोग कहते हैं मुझे तो नहीं हो सकता, मैं नहीं हूं, उसको है, मैं तो सही हूं, मैं तो हेल्दी हूं। नो, अगर आपको जरा से भी सिम्टम है तो अपने आप को क्वारंटाइन कर दीजिए। क्वारंटाइन मतलब कि फैमिली मेंबर से भी अलग, बिल्कुल, 14 डेज, 2 हफ्ते। सीरोलॉजिकल सर्वे है, इंडियन मेडिकल रिसर्च ये सर्वे करती है। इन्होंने 3 सर्वे किए हैं अभी तक, जून 2020, अगस्त सितंबर 2020 एंड दिसंबर जनवरी 2021। तो उनका जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि 21% जो इंडियंस हैं, जो 21% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुकी है वायरस से और उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई हैं इंडिया में। तो ये उनका लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो वो बता रहे हैं कि 21% लोगों की एंटीबॉडीज बन चुकी हैं बाय दिसंबर जनवरी 2021। फिर दिल्ली में जो सर्वे हुआ है वो उसमें बता रहे हैं कि जनवरी तक 56% जो लोग हैं दिल्ली के वो इन्फेक्ट हो चुके थे और उनकी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई थी। उसके बाद आया सेकेंड वेव, अभी जो सेकेंड वेव चल रहा है, तो सेकेंड वेव में ये जो परसेंटेज है ये इंक्रीज होकर 70% के आसपास पहुंच जाने का एक एस्टिमेट बनाया था इस रिपोर्ट में, कि 70% के आसपास लोग एंटीबॉडीज बना चुके होंगे। तो दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर मेट्रो सिटीज में जहाँ पे ये जो सेकेंड वेव्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो एंटीबॉडीज बन रही हैं लोगों की, या फिर जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वहाँ पे इस चेन को ब्रेक करने का एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया है। जो वायरस के स्प्रेड होने का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे एनवायरनमेंट बता रहे थे डॉक्टर बब्बर, वो एक एनवायरनमेंट का जो चेन है वो ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी अभी थोड़े टाइम में। लेकिन कॉज ऑफ कंसर्न क्या है? कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि गांव के स्तर पे, गांव में ये सब चीज़ें नहीं हुई। गांव में अभी वायरस फैलना शुरू हुआ है, गांव में टेस्टिंग भी नहीं हो रही है, गांव में टेस्टिंग किट्स भी नहीं है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। तो और बहुत ज़्यादा रिसोर्स क्रंच भी है गांव में, अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। तो सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है, पर 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो विलेजेस में रहती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी है, जिन लोगों को हमारे को अवेयर करना है, जिन लोगों को हमारे को सेंसिटाइज करना है, वो सब गांव में रह रहे लोग। ठीक है, तो रूरल एरियाज में हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करनी है इस चीज़ के बारे में। शिवम, मैं यहाँ पे 1 मिनट एग्जाम्पल दे दूं अपना, है ना? इधर मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारा ड्राइवर गांव से आता है, तो हम जब सेकंड डोज वैक्सीनेशन की लगवाने गए तो ड्राइवर हमें लेके गया, और ड्राइवर ने यही कहा कि मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मैं तो जिम करता हूँ, मैं तो बाजरे की रोटी खाता हूँ, घर में भैंसे हैं, देसी घी है, मुझे तो हो ही नहीं सकता। पर उसको फीवर था जो उसने हमसे छिपाया, और हम जब वैक्सीनेशन लगवा के आए तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है,
तो हमारी इम्यूनिटी लो थी, हमने ड्राइवर से कैच कर लिया, मेरी डॉटर इन लॉ ने भी कैच कर लिया, तो हम तीनों घर पे मतलब कि पॉजिटिव हो गए। हालांकि उस समय इतना रश था कि रिपोर्ट नहीं आ रही थी विद इन 1 or 2 days, तो हमने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। तो रूरल एरियाज में ये मिथ है कि मैं तो बहुत हट्टा कट्टा हूँ, मुझे तो हो ही नहीं सकता, तो ये मिथ को भी ब्रेक करने की जरूरत है और ये मैसेज बहुत क्लियरली चले जाना चाहिए। मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ कि छोटे से छोटा सिम्टम भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और आप अपने 10 परिवार के लोगों को भी, आस पड़ोस को भी प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप ये समझ जाते हैं, आपके बॉडी में अलार्म आ रहा है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए प्लीज। जी गुड आफ्टरनून मैम, मैं अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। हाँ जी अकबर जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो हमारे सामने स्लाइड है इसमें लिखा हुआ है कि 21.4% जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड और उनकी एंटीबॉडीज बन गई हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनकी एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन के थ्रू बनी या फिर विदाउट वैक्सीनेशन ऑटोमेटिकली बनी? नहीं, इनको जब कोविड हो गया तो अंदर एंटीबॉडीज बन गई ना। तो इसका मतलब जिसको कोविड हो जाता है उसके अंदर एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली बन जाती हैं? हाँ, डॉक्टर बबर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंटीबॉडीज बन जाती है। यू आर राइट। जब किसी को इन्फेक्शन होता है उसकी एंटीबॉडीज बनती है, और जिसको नहीं होता इन्फेक्शन उसी लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कोविशील्ड जो है आपकी, कोविशील्ड हमारी लाइव वैक्सीन है और कोवैक्सीन हमारी किल्ड वैक्सीन है। उसका मतलब है कि जिनके पास इन्फेक्शन नहीं हुआ उनको वैक्सीनेशन दे रहे हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाए, सो दैट वो जो उनका हार्ड इम्यूनिटी में उनका इन्वॉल्वमेंट आ जाए। उस हार्ड इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जी सर। तो 2 ही तरीके हैं बचने के, या इंजेक्शन या प्रोटेक्शन। यस राइट, तो यस, ये चीजें आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो ये स्लाइड जो है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है स्लाइड में, कि ये बता रही है कि हर्ड इम्यूनिटी हम लोग की बात कर रहे हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी कैसे अचीव करेंगे वैक्सीनेशन के थ्रू, वैक्सीन लगवा के। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है, जो क्लियर पिक्चर अभी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जो लेफ्ट में टेबल है वो दिखा रही है कि 0 से 18 साल के जो लोग हैं, फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स जो पॉपुलेशन है वो 33% है, जो है 45 करोड़ लोग। 18 to 45 जो लोग हैं वो 42% लोग हैं, दैट इज 59 करोड़। 45 to 60 जो पॉपुलेशन है, 45 to 60 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है वो 15% है पॉपुलेशन का, तो जो 20 करोड़ के आसपास लोग हैं। और 60 प्लस जो है वो 10% है पॉपुलेशन का, जो 13.7 करोड़ के आसपास लोग हैं। अभी अगर 18 to 45 या 18 to 60 प्लस साल के लोगों को अगर काउंट करें तो दैट चंक इज 67% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज टोटल 93 करोड़ पीपल। 93 करोड़ लोगों को हमारे को वैक्सीनेशन करवाना है। अभी 0 to 18 वाले जो लोग हैं, जो 0 to 18 एज ग्रुप में हैं, उनके लिए भी वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो जाएंगे, तो वो भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में इंक्लूड हो जाएंगे। बट एट प्रेजेंट जो हमारे को वैक्सीनेशन है उसको अगर लेके चलें तो हमारे को 93 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है। अब 93 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन लगानी है तो 186 करोड़ डोजेज होने चाहिए, बिकॉज एक बंदे को 2 डोज लगेंगी, ठीक है। एंड इफ वी कैलकुलेट वेस्टेज, जो 6.5% के आसपास वेस्टेज होती है वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन प्रोड्यूस करने में, और वैक्सीन के यूजेज में 6.5 करोड़ के आसपास 6.5% के आसपास जो डोजेज हैं वो खराब हो जाती है। तो एग्रीगेट हमारे को जो टोटल बनानी पड़ेंगी वैक्सीन्स, जो करनी पड़ेंगी या एक्वायर करनी पड़ेंगी या प्रोक्योर करनी पड़ेंगी, वो है 200 करोड़ वैक्सीन डोजेस। 200 करोड़ वैक्सीन डोजेस वी नीड टू हैव टू एट लीस्ट वैक्सीनेट 93 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें 16 करोड़ जो डोजेस हैं वो लग चुकी हैं और 184 करोड़ हमारे को डोजेस और रिक्वायर्ड है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इंडिया में 2 ऐसी कंपनी है
एक तो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये वैक्सीन प्रोड्यूस होती हैं, और दोनों मिला के 100 से 130 करोड़ के आसपास डोजेस बना सकती हैं एनुअल लेवल पे, ठीक है। और वो साल की प्रोडक्शन है उनकी, मतलब 12 महीने अगर वो प्रोडक्शन करेंगे तो 100 से 130 करोड़ डोजेस बना सकते हैं ये दोनों मिलके। इसमें जो गैप होगा, मतलब जैसे हमारे को रिक्वायरमेंट तो 186 करोड़ की है, और अगर 100 करोड़ ही बनेगी तो 86 करोड़ वैक्सीनेशन कहाँ से आएंगी, और अगर 100 करोड़ भी नहीं बनी तो कैसे पूरा होगा नंबर। तो उसके लिए गवर्नमेंट डेली बेसिस पे एक्शन प्लान्स बना रही है, डिफरेंट नेशन से बात कर रही है, अलग अलग कमिटीज बना रही है, और प्रोक्योरमेंट की बहुत सारे SOPs बने हैं, बहुत सारे तरीके अपना रही है कि मतलब कैसे हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं वैक्सीन, जो काफ़ी सारी वैक्सीन पेड भी होंगी अभी, जैसे स्पुतनिक 5 आई है, और फाइजर आई है, फाइजर भी आएगी अभी थोड़े दिन में इंडिया में, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है। ये सारी वैक्सीन जो है ये आनी शुरू हो गई है, तो ये जो गैप है ये पूरा होना शुरू हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू SBI स्टडी, SBI की जो इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ एक इकोनॉमिस्ट पैनल होता है उनका जो रिसर्च करते हैं, तो वो उन्होंने बताया है कि अगर हम 15% ऑफ पॉपुलेशन को दोनों डोजेस दे देंगे, दैट इज 21 करोड़ पीपल, तो हम बाय अक्टूबर 2021 तक हम लोग एंडेमिक फेज में आ जाएंगे। दैट मीन्स दैट हमारे पास इस सिचुएशन का पूरा कंट्रोल होगा और हमें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे और बहुत ही अच्छी पोजीशन में होंगे, एंड दैट इज पॉसिबल बाय अक्टूबर 2021। सो दिस इज अ गुड न्यूज। मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी डॉक्टर बब्बर ऐड हेलो, करिए। हाँ जी सर, हाँ जी। ये जो हमारी मेन पॉपुलेशन ना जो 0 to 18 है, 34%, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोमेंट वी स्टार्ट वैक्सीनेटिंग देम तो हमारी अचीवमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, अगर हमारी जो ऑन मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे 51% को क्रॉस कर सकती है। हमारे साथ साथ सबको पैनिक है, हिंदुस्तान से, रशिया को भी है, अमेरिका को भी है, चाइना को भी है, कनाडा से भी है। तो सब लोग हमारे को हेल्प करने के लिए वो वैक्सीन भेजेंगे ताकि बहुत जल्दी हम वैक्सीनेशन सबको, ऑल को कर दें, ऑल एंड नन। तो उस दिन हम लोग अचीव कर जाएंगे कि हाँ ये एलिमिनेट हो गया, राइट? बिल्कुल सर। हाँ, तो डॉक्टर बब्बर बेसिकली आप कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, घबराने की जरूरत हाँ, नहीं है। हाँ, पर जब तक वैक्सीनेशन पूरी नहीं लग जाती तब तक प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशन इज द की। नहीं, उसके बावजूद भी 2 हफ्ते तक आपको हाँ, 2 प्रिकॉशन हफ्ते लेनी है। तक। वैक्सीनेशन के बाद भी 2 हफ्ते तक प्रिकॉशन लेनी है। हाँ, 2 हफ्ते ताकि तक प्रिकॉशन लेनी। उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी और उसके बाद आप उस एनवायरनमेंट को ब्रेक करेंगे। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया डॉक्टर बब्बर ने कि 15 दिन वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और आपको पूरी की पूरी प्रिकॉशंस लेनी है। घर में भी अगर आप मास्क पहन के बैठेंगे तो अच्छी बात है ना डॉक्टर बब्बर? तो बहुत जरूरी है कि आप उसको समझो और सबका योगदान जरूरी है। सबका कंबाइंड एफर्ट होगा, हम कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तो हम बहुत जल्दी इस बैटल को जीत लेंगे। डॉक्टर बब्बर एक बात फिर से रिट्रेट कर दीजिए कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद अब फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में आप वही मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे, हाथ धोएंगे और अपने को दूर रखेंगे, क्राउड में नहीं जाएंगे, लोगों को नहीं मिलेंगे। 2 हफ्ते के लगने का। घर पे आप बगैर मास्क के रह सकते हो क्योंकि आपके घर में सबको वैक्सीनेशन हो गई है। तो जिसको नहीं हुई तो 15 दिन तक उनको दूर रखें। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी। अगर सपोज करो कि किसी को बीच में फर्स्ट इंजेक्शन के बाद इन्फेक्शन हो गया तो वो सेकंड डोज को और आगे 15 दिन डिले कर देगा। कोवैक्सीन में 35 डेज है और कोविशील्ड में 8 हफ्ते से 12 हफ्ते हो गया सेकंड डोज के इंटरवल। ये बहुत जरूरी है। सो अभी हम इस स्टेज पे हैं कि वैक्सीनेशंस आ रही हैं देश में, वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है और जल्द से जल्द हम लोग एक कंट्रोल्ड फेज में आ जाएंगे। अगस्त तक नॉर्मलसी आ जाएगी और अक्टूबर तक हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में होंगे।
2021 अगस्त, 2021 अक्टूबर, एंड बाय मिड 2022 मतलब अगले साल मई जून तक सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होने की पूरी चांसेस है, क्योंकि हमारा पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा तब तक, मतलब सब कुछ अगले वापस से नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी जैसे 2019 में थी। सो ये सब पॉसिबल है जब हम लोग सब पूरा कॉपरेशन करें, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पूरी निभाएं और वैक्सीनेशन को कंप्लीट करें। चैलेंजेस क्या है हर्ड इम्यूनिटी में को अचीव करने में? वो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे न्यू वेरिएंट्स हैं, म्यूटेशंस आते रहते हैं, और जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरीका होता है म्यूटेशन को जानने का कि कौन कौन से म्यूटेशन आ रहे हैं, और उस हिसाब से वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है, या फिर एक वैक्सीन लगवाने के बाद बूस्टर शॉट्स होते हैं जो हर साल लगते हैं, तो वो बूस्टर शॉट्स भी बनने के चांसेस हैं कि अगर वेरिएंट आते हैं और उनको उसको इम्पैक्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उस वेरिएंट को खत्म करने के लिए या म्यूटेशन को खत्म करने के लिए बूस्टर शॉट्स भी बनाए जा सकते हैं, और वो भी हमारे को दिए जाएंगे। तो ये सब चैलेंजेस होंगे हर्ड इम्यूनिटी में। ग्लोबल कोऑपरेशन जो है, वैक्सीन नेशनलिज्म एक टर्म है जो अभी काफी चल रही है, जिसमें जितने भी देश हैं सब लोग अपने अपने सिटीजन्स को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं वैक्सीन लगाने में, और जितने भी पुअर कंट्रीज हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे अफ्रीका है और बहुत सारे गरीब देश हैं जहाँ पे वैक्सीन अभी तक नहीं पहुंची हैं, और वहाँ पे इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वैक्सीन खरीद ली जाए, तो वहाँ पे सबसे लेट वैक्सीनेशन होगा। तो ग्लोबल लेवल पे हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस हैं। कई बार क्या होता है, और अभी क्योंकि गांव के स्तर पे वैक्सीन से रिलेटेड हेसिटेशन इतनी ज़्यादा है, जैसे कई रिलीजियस फैक्टर्स आ जाते हैं कि हम लोग, मतलब काफ़ी सारे लोकल लेवल पे जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो लोगों को भड़का देते हैं, या फिर लोगों को डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स में ले जाते हैं, कहते हैं कि वैक्सीन लगाना पाप है, और ये सब बातें चल रही हैं गाँव के स्तर पे। रूमर्स फैल रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से इम्पोर्टेंसी हो जाती है, तो ये सारे रूमर्स फैल रहे हैं, वैक्सीन को हेजिटेशन को और बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम लोग वैक्सीन लगाएंगे ही नहीं, हमारे को कुछ होगा ही नहीं, हमारे को बीमारी ही नहीं होगी। कुछ लोगों का साइंस में बिलीफ नहीं है, वो उनको लगता है कि ये एक तरीका है हमारे बॉडी में कुछ इंजेक्ट करने का सरकार का, तो उनको साइंस में कोई बिलीफ नहीं है। और फ्री राइडर मेंटालिटी भी है, कुछ लोग ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जब सबको वैक्सीन लग जाएगी तो ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, हमारे को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को टैकल करना है अपने स्तर पे, जो जितना हम लोग कर सकते हैं। ये हेजिटेशन जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी हेजिटेशन को खत्म करना है, उनको एजुकेट करना है, उनको अवेयर करना है, ताकि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवा लें। फिर सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज जो है वो है कॉम्प्लेसेंसी, मतलब वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अभी जैसे मैम ने भी बताया कि 15 दिन तक, वैक्सीन लगाने के 15 दिन तक आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, और आपको पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, तो वो सब चीज़ें फॉलो करना है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वैक्सीन लगाने के बाद। कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, आप जैसी वैक्सीन लगाते हैं, दोनों डोज लगाते हैं, तो आप ये बोलना शुरू कर दें कि अब हमें मास्क की जरूरत नहीं है, हमें हाइजीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर हम उसी सिचुएशन पे चले जाएंगे वापस, बैक टू स्क्वायर जीरो। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो हमारे को दिमाग में रखते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्टेज से बाहर निकलने की, इस पैंडेमिक से बाहर निकलने की, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोगों को निभानी है, वो ये है कि वैक्सीन लगाएं, खुद के भी लगाएं, अपने परिवार वालों को भी मोटिवेट करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को मोटिवेट करें, गांव के स्तर पे कहीं पे भी आप लोग हैं सबको मोटिवेट करें कि वैक्सीन लगाएं जल्द से जल्द। बाहर घूमना फिरना बंद करें, पार्टियों में जाना बंद करें। हाँ, हमारे को रीड इंडिया के लोगों को, जो लोग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और जो हमारे कम्युनिटी वर्कर हैं, कम्युनिटी लीडर हैं, उनको नॉलेज अवेयरनेस बहुत फैलानी है अमंग द पीपल कि आप लोगों को वैक्सीन लगवाने से फायदे हैं, नुकसान नहीं है। और वो परसेप्शन जब उनको आ जाएगी तो उसको हम कैप स्टडी करते। नॉलेज अवेयरनेस एंड परसेप्शन बहुत जरूरी है अमंग द कम्युनिटी पीपल, कि जब तक उनके यहाँ डोजेज पहुंचेंगे गांव में, तब तक वो तैयार हो जाएंगे और वो वैक्सीनेशन लगवा लेंगे। तो हमारा जो मेन मुद्दा रीड इंडिया के लिए है वो कैप है। आप लोगों को अपने एरिया में
नॉलेज, अवेयरनेस और परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं, उस सबको एजुकेट करना है कि हाँ वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है कोरोना के लिए। ठीक है, वेरी नाइस। तो मेरे को लग रहा है कि ये बहुत 1-to-1 भी हो सकता है, 1-to ग्रुप भी हो सकता है, थ्रू वो मतलब कि जैसे टेलीफोन के जरिए भी बता सकते हैं लोगों को। नहीं, तो आप ये उसमें बहुत ऐसा है ना, जरूरी है। आप ऐसा है कि गांव में जो टीवी चैनल है उसमें जो चैनल आता है उसके थ्रू क्या कहते हैं जो आपके केबल केबल चैनल के थ्रू आप स्प्रेड कर सकते हैं, और वो केबल चैनल तो उन सबको अवेयरनेस हो जाए। तो गांव में केबल चैनल बहुत ज्यादा है ना, उसके थ्रू हो जाए। ठीक है। ये सब चीजें फॉलो करनी है हमारे को, अवेयरनेस बढ़ानी है। कैप का जो फ्रेमवर्क है वो फॉलो करना है, सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। नॉलेज, अवेयरनेस और परसेप्शन पे काम करना है हमारे को कुछ दिन तक, जब तक ये सबकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है। नो आउटिंग्स हैं इसमें, पार्टी में नहीं जाना, और ये बाहर इधर बेमतलब बाहर नहीं घूमना, ये सब चीजें हमारे को फॉलो करनी है। कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। जिनको जरूरत है आप लोगों की, उन लोगों की मदद कीजिए, चाहे इमोशनल लेवल पे आप मदद कर सकते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल लेवल पे मदद कर सकते हैं, उन लोगों को आप प्लीज हेल्प करिए जिनको जरूरत है आप लोगों की। एंड वर्ड्स को स्प्रेड होने में आप लोग प्लीज अपना जो स्टैंड है वो लीजिए, क्योंकि रूमर स्प्रेडिंग ही सबसे ज्यादा डेंजरस है जो इन्फोडेमिक का रूप ले रहा है। तो इस पे काफी बात हुई है अभी प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में। तो आप प्लीज रूमर्स को स्प्रेड मत करिए। तो अगर आप भी रहे तो लोगों को एजुकेट करिए कि ये सब ना करें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। पूरे दिन नेगेटिव न्यूज़ देख के, नेगेटिव न्यूज़ बात करके उसके बारे में कि इतने लोग मर गए, इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, पूरे दिन अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे तो घर में भी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए अपने घर पे, अपने कम्युनिटी लेवल पे, अपने सेंटर लेवल पे। तो ये करने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और मोटिवेट कीजिए उन लोगों को जो इन्फेक्टेड है, मतलब बहुत ज़रूरत है उन लोगों को मोटिवेट करने की जो इन्फेक्ट हो चुके हैं। उनको करेक्ट सोर्स के थ्रू कनेक्ट कीजिए। जैसे अगर कोई बीमार है, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है किसी डॉक्टर से बात करने के लिए, तो आप डॉक्टर बब्बर से उनको कनेक्ट कराइए। या फिर कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, तो आप WHO की वेबसाइट पे जाके कंफर्म करिए कि वो वैलिड इन्फॉर्मेशन है और फिर वो शेयर कीजिए। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो बहुत ही जल्दी हम इस फेज से, इस पैंडेमिक फेज से निकलना शुरू कर देंगे, और थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग नॉर्मल बाय अगस्त 2021, और हम जल्द ही इस सिचुएशन से निकल के बाहर आ जाएंगे। With this slide, we are concluding this presentation। और इस स्लाइड में ऐसा कुछ नया नहीं लिखा है कि आप लोगों को वो चीज़ पता ना हो, बट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और यही चीज़ें हमारे को इस फेज से बाहर निकालेंगी। सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, मेंटेन करना है हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को, हाथ धोना साबुन से, हैंड वॉश के जितने भी टेक्निक्स है जो निधि मैम ने अपने सेशंस के थ्रू भी बताए हुए हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना है, अवेयरनेस स्प्रेड करना, एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है, टाइडी रखना है, वो सब करो। एंड कोई भी अगर बीमार है तो आप किसी व्हाट्सएप मैसेज पे डिपेंड ना रहें, किसी फॉरवर्डेड प्रिस्क्रिप्शन पे डिपेंड ना रहें, सीधा डॉक्टर से बात करें। और एडवाइस, मेडिकल एडवाइस जो लेनी है वो एकदम ऑथेंटिकेटेड सोर्स से लें। और वैक्सीनेशन कराने के लिए सबको प्रमोट करें। वेट ना करें कि हम इन्फेक्ट हो जाएंगे तो हमारी एंटीबॉडी बन जाएगी, उस चीज़ का वेट ना करें। आप पहले वैक्सीन ले लीजिए तो इतना ज़्यादा आपको क्योंकि कोविड होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। वीकनेस आती है, 3 महीने तक आप वीकनेस फील करते रहेंगे। तो वो ज़रूरी नहीं है इन्फेक्ट होने के बाद एंटीबॉडी बनाना। आप वैक्सीनेशन लगवाइए और स्वस्थ रहिए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। और एक प्लेज लीजिए कि आप रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन कभी भी व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे स्प्रेड नहीं करेंगे। अगर आपके पास आएगी तो उसको वहीं रोक देंगे। नीचे ये वीडियो लिंक है, ये वीडियो लिंक वही वीडियो है जो जिसके बेसिस पे प्रेजेंटेशन बनाई गई है। आप लोग, ये पूरी हिंदी में है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसको भी एब्रप्टली फॉरवर्ड ना करें, मतलब आपको जिसको भी ये बात समझानी है आप अपने स्तर पे समझाइए
इस लिंक को भी एब्रप्टली सर्कुलेट ना करें कम्युनिटी में मास लेवल पे, क्योंकि सब लोग ये नहीं समझ पाएंगे। ये वीडियो हाई लेवल की है, सब कोई नहीं समझ पाएंगे तो डर भी लग सकता है, मिसकंसेप्शन भी आ सकती है। सिर्फ ये कोऑर्डिनेटर्स को समझाने के लिए आज का सेशन रखा है, और आप प्लीज इसको फॉरवर्ड मत करिएगा आगे किसी को भी, ठीक है। दूसरी बात ये, शिवम थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। ये बहुत जरूरी था, कोऑर्डिनेटर्स को बहुत क्लैरिटी की जरूरत थी कि वो लोग भी फियर में नहीं रहने चाहिए कोविड के। और डॉक्टर बाबर, आप इसके बारे में तो थोड़ा बता दीजिए, जो 2 फेसेस हैं कोविड के। और हम ये भी बात करना चाहेंगे कोऑर्डिनेटर से कि हम मैं मिनिमम आपको बस ये फैसिलिटीज, कहना सर एक सेकंड, हम मिनिमम फैसिलिटीज क्या रखें सेंटर्स में जो कम्युनिटी की हम मदद कर सकें, वो डॉक्टर बब्बर गाइड करेंगे अभी आप। हाँ, अगर आपको कोई भी सिम्टम है, लाइक टायर्डनेस है, सूज है, गले खराश है, खांसी बुखार है, तो आप लक्ष्मण है, राम नहीं है, आपको ब्रह्मास्त्र अटैक कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने आप को क्वारंटाइन करिए। आपके घर में जितने लोग हैं वो आपसे सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, आप सब लोग मास्क, और अगर आपके घर में किसी को कुछ, अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद थोड़े से साइड इफेक्ट आ गए हैं तो घबराइए मत, हो सकता है। अगर किसी को अनटोवर्ड रिएक्शन हो चुका है किसी एलर्जी का, मतलब उसके बाद उसको फेडनेस हो गई या रिएक्शन हो गया, वो वैक्सीन नहीं लगेगा। बाकी जिसको बीपी हाई है, अगर वो इको खा रहा है तो वो बंद करेगा। वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत है तो आप हमें संपर्क करिए, हम आपको बता देंगे कि कहाँ लगता है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। सर ये आपने इकोस्प्रिन का क्या बताया, थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए दोबारा से, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। इकोस्प्रिन में ऐसा है, अगर आपको वैक्सीनेशन से पहले 3 दिन बंद करने हैं, अच्छा, और 3 दिन के बाद भी नहीं खानी अच्छा, वैक्सीन बहुत जरूरी है। अगर किसी को कोविड हो गया है तो उस ड्यूरेशन में भी इकोस्प्रिन नहीं खानी, खासकर हार्ट पेशेंट को। अच्छा, ठीक, बाद रिकवरी के बाद खा सकता है, रिकवरी जब हो जाए उसके बाद खा सकता है। अच्छा। तो सर ये जो 5वें और कोई 6ठे दिन क्वेश्चन? लंग्स में इंफेक्शन, हाँ मेरा क्वेश्चन है कि 5वें 6ठे दिन जब लंग्स में इंफेक्शन हो जाती है तो तब भी इकोस्प्रिन खानी है दवाई के साथ, या डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करेगा नहीं वैसे ही करना है? नहीं खानी। अच्छा, हाँ सर नमस्ते सर, किसी को जैसे माइल्ड फीवर है, डॉक्टर से कांटेक्ट करके 5 डेज यदि उसने जो डोलो वगैरह या फिर एजिथ्रोमाइसिन लिया है तो कितने दिन के बाद वैक्सीनेशन हम ले सकते हैं डॉक्टर साहब, फर्स्ट डोज? अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है तो उसका पहले कोविड टेस्ट नहीं कराया हाँ। तो भी आप 6 वीक तक नहीं ले सकते। 6 वीक तक नहीं ले सकते? अगर आप लगवा लोगे ना, आपकी एंटीबॉडीज बनेगी नहीं, वो वैक्सीनेशन वेस्ट जाएगा। ओके ओके सर, आफ्टर 6 वीक देन वो ले सकते हैं, राइट? सर अकबर बोल रहा हूँ मैं रामपुर से। सर अगर हम कोई पेशेंट है जो डायबिटिक है और हाइपरटेंशन भी है उसे, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन है वैक्सीन लगाने से पहले? मैं बस उसको इकोस्प्रिन बंद करनी है 3 दिन के लिए, और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी 3 दिन तक नहीं खानी। अच्छा सर, ब्लड प्रेशर की जो दवाई है वो मतलब बाकी जो दवाई खा रहा है वो चलेगी, वो सब चलेगी। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं गैराज में बोल रहा 12 से सर। हाँ जी बोलिए। जी सर, एक अपने गांव के पेशेंट है सर, और वो 8 दिन से
आइसोलेशन में है सर वहाँ पर, और उनको रिलीफ नहीं मिला। आज 8 दिन हो गए और उनका ऑक्सीजन लेवल आ रहा है 70-75 के बीच सर। उनको दाखिल करिए अस्पताल में। अस्पताल में ही है सर वो। हाँ तो वहाँ आईसीयू दवाई जाएगी ना। आईसीयू वार्ड में आज 3 दिन से एडमिट है सर वो। हाँ तो वो ठीक होगी, वो घर पे मैनेज नहीं हो सकते, आईसीयू रहना पड़ेगा। जी जी जी, आईसीयू में ही ठीक होंगे। आईसीयू वार्ड में है सर। ठीक है, हाँ, तो उनको बस वहीं ठीक है ना गजराज जी, डॉक्टर वहीं पे इलाज करेंगे। जब जी, जी। हॉस्पिटल में चले गए तो डॉक्टर साहब का फायदा नहीं है ना, डॉक्टर बब्बर थोड़ा गाइड कर सकते हैं अभी। जी ठीक है, सर, जी सर, जी मैम, हाँ हाँ। थैंक यू जी। सर सेंटर्स पे क्या फैसिलिटीज हम दे सकते हैं इस दौरान? सेंटर में एक तो आप डॉक्सीसाइक्लिन रखिए, पैरासिटामोल क्रोसिन रखिए 650 वाली, जिंक की टैबलेट रखिए, विटामिन सी की रखिए, और हो सके तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के वहीं से आपके लोकल एरिया से वो रख लीजिए। लोन पे दे सकते हैं, अगर जरूरत पड़े, अगर वो रिकवर हो जाता है उसको सिलेंडर पे रख सकते हैं। हाँ जी, समझ गए डॉक्टर बब्बर। पर ऑक्सीजन अगर जरूरत पड़ती है तो लगाने वाला भी एक्सपर्ट होना चाहिए ना फिर। ऑक्सीजन कैसे देते हैं और हमारे कम्युनिटी वर्कर को कैसे पता लगना चाहिए, वो मैं आज आपको समझाता हूँ कि ऑक्सीजन हमारे को देने के लिए 3-4 मेथड हैं। जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू दे सकते हैं, छोटे नन्हे बच्चों को अम्बू बैग से दे सकते हैं, और एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आता है जो कि एक डिवाइस है जो कि हवा से ऑक्सीजन बनाता है और उसको वो पेशेंट को चली जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसके साथ एक कनेक्टर होता है और उसको कहते हैं फ्लो मीटर। इस फ्लो मीटर में लेफ्ट साइड में आप देखिए एक नीचे ह्यूमिडिफायर है। उस ह्यूमिडिफायर में इसके थ्रू जब ऑक्सीजन जाती है तो वो वाटर से मर्ज होकर जाती है, तो उससे उसमें मॉइस्चर आ जाता है, और इस एग्जॉस्ट से वो पाइप के थ्रू हम ऑक्सीजन देते हैं। इसी ह्यूमिडिफायर के ऊपर एक डिवाइस है जिसमें नॉब लगी हुई है और उसके अंदर एक काला सा स्टर होता है। हम नॉब से हम इसको खोलते हैं और ऑक्सीजन का जो रेट है 2, 4, 6, 7, 8, 10, हमें 2 या 4 तक रखना है ताकि कंसंट्रेशन जो है वो 92 टू 94 रहे। 90 से नीचे जो है वो पॉइजनस हो जाता है, और 94 से ऊपर आने से भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाएगी और पेशेंट कैन बिकम कोमाटोस। सो उसको ध्यान रखिए कि उसका जो ऑक्सीमीटर का फ्लो है वो 94 से ऊपर ना जाए, और इसको कॉन्स्टेंटली हम ऑब्जर्व करते रहें, और जो ह्यूमिडिफायर का जो वाटर है उसको चेंज करते रहिए। अगर आपने रोज़ चेंज नहीं किया तो उससे फंगस होने का, इन्फेक्शन होने का डर होता है। जो एग्जॉस्ट है उसके साथ आप देखिए कि एक कनेक्ट करके है प्लास्टिक की ट्यूब है, ये इसके 2 प्रॉन्ग्स हैं जो कि नाक को लगा दिए जाते हैं, और इस फोटो में देखिए कि ये इसको कस रहे हैं उस नॉक को, और जैसे हम सांस लेते हैं कि सांस के साथ साथ द ऑक्सीजन गोज इनटू द बॉडी एंड द पेशेंट बिकम्स ऑलराइट। सो दिस इज़ द वे हाउ टू गिव द ऑक्सीजन, और इस नॉब से हम रेगुलेट करते हैं कि ऑक्सीजन कितनी जानी है और कितनी नहीं जानी। और जब लगे कि आपको पेशेंट का 94 चल रहा है और बंद करके देखते हैं 10 मिनट में उसकी ऑक्सीजन कंसनट्रेशन 94 है, तो हम उसको आधा घंटा 1 घंटा गैप दे के हम दोबारा भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फिर हेलो, हम सेंटर, हाँ जी तो हाँ जी, नहीं आ तो रही है आवाज ऑक्सीजन आपके। सिलेंडर छोड़ के बाकी दवाई रख सकते हैं। हाँ, बाकी दवाइयाँ रख सकते हैं, ऑक्सीमीटर रख सकते हैं, बीपी मशीन रख ऑक्सीजन सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप करके मैसेज दे दूंगा, आप क्वांटिटी में दे ठीक है, दें। ठीक है, सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगर किसी और का कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ठीक है। Thank you so much, ma'am, for educating us so much so that we can do something to our community now. यस यस, And और मैं या कंटिन्यू। and really hats off to ma'am, thanks to doctor also, and hats off to Shivam. Shivam, you really brought so much of positivity today in us. Thank you so much. Ma'am, one more small help, ma'am. हाँ जी, Ma'am, there was one, when I was talking about our Read India thing, there was somebody who asked me if they can give some precautions. Like now, the weather is changing a lot in South India. We are having almost everyday rains, ma'am.
So हाँ, if we are having cold and cough, the kids are getting cold and cough, they are unable to identify whether it's COVID or what. So some precautionary tablets can be given as a prevention for these kids, ma'am, so that we so can you say. can write in that WhatsApp group which Shivam Sure, is ma'am. going to create, and then Dr. Babbar can respond on that. Sure, ma'am. Thank Because you, ma'am. I cannot suggest anything. I think he has left the meeting now. So Okay, ma'am. we can get his advice on all this. I think that is No, the no, reason no, I. no. Yeah, Dr. Babbar, please, you have listened to Shelja. See, thing is this, now it is covering the lower age group also. In the meantime, you can start with the crocin syrup, Z syrup, anti-allergic. Then you get a test done, and if it is positive or negative, you inform us. We will tell you accordingly. Thank you so much, sir. हाँ, तो क्रोसिन सिरप तो देना ही है, और एक एंटी एलर्जिक का नाम भी बता दीजिए डॉक्टर बाबर। मैम, उनको फिनार्गन और क्रोसिन देनी है बच्चों को, और उसके बाद 3 दिन के बाद टेस्ट करवाने हैं। तो जो रिपोर्ट है वो हमें व्हाट्सएप करें, हम उनको बता देंगे कि क्या करना है। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, मैं गीता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज़ किया कोऑर्डिनेटर के लिए, और कोऑर्डिनेटर को ये नॉलेज दी। अब हमारा ये फ़र्ज होता है कि कोऑर्डिनेटर को बताना कि आपने कम्युनिटी में क्या करना है। सबसे पहले तो इम्पार्ट नॉलेज क्या है कि कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक वायरस है, और वो किसी भी एज ग्रुप में आपको इन्फेक्ट कर सकता है, और अपना बचाव रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। ये कोरोना वायरस जो है वो आपके सांस की नली और गले में और नाक में इन्फेक्ट करता है, जो कि हवा से आता है। किसी के पास जिसको कोरोना हो गया है उसके संपर्क से आने से आपको ये हो सकता है, और बचाव के लिए आप मास्क पहनिए, हैंड वॉश करिए, 2 फुट का डिस्टेंस रखिए, और किसी के साथ मिलके गले मत मिलिए, हैंड मत शेक कीजिए। क्रिएट अवेयरनेस में आपको ये बताना है कि देखो, ये कोरोना वायरस जो है उसमें कोई भी सिम्टम आ सकता है, जैसे कि गला खराब हो गया, खांसी हो गई, और सबसे बड़ी बात है थकावट। अगर ये 3 चीज़ें हैं, साथ में आपको लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, आपको बुखार ज़्यादा है, लूज मोशंस हैं, कुछ भी हो उसके साथ, तो इसका आपको कोविड टेस्ट कराना है। कोविड टेस्ट के लिए 2 होता है, एक एंटीजन टेस्ट होता है और दूसरा है RT-PCR, जो कि गवर्नमेंट में भी हो रहा है और प्राइवेट में भी हो रहा है। ये कराना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कराओगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा, और उससे आपके घर वालों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले तो अगर आपको कोविड पॉजिटिव है तो अपने आप को आइसोलेट करिए और घर वालों को क्वारंटाइन कर दीजिए। 14 दिन तक आप घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाएगा, बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे और महामारी का रूप धारण कर। अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया है तो वो किसी केमिस्ट या किसी हकीम के पास ना जाके, ना वजह के पास, डॉक्टर से जाकर सलाह लेके वो दवाई खाइए। 5 दिन के अंदर आपका बुखार, खांसी वगैरह ठीक हो जाए। अगर 5 दिन से ज़्यादा है, आपको बुखार है, खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है, आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 90 से नीचे जा रही है, तो तुरंत किसी डॉक्टर से जाकर सलाह लीजिए, और आप ऑक्सीजन की सुविधा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लीजिए, और ऑक्सीजन का लेवल जो है 92 से 94 रखिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई खाइए, ताकि आपका बुखार और खांसी और सांस ठीक होए। 10 दिन के अंदर आप ठीक हो जाए। बुखार 10 दिन से भी ज़्यादा जा रहा है और उसके बाद आपका ऑक्सीजन लेवल 88 या 85 जा रहा है, तो आप तुरंत अस्पताल में जाकर दाखिल होइए। हो सकता है कि आपको ICU की बेड की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप नहीं गए तो वो आपकी फेफड़ों में निमोनिया हो जाएगा, और उसके बाद आपको जान की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एहतियात बरतिए, और इसकी सुविधा के लिए गवर्नमेंट अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में जाकर दाखिल हो जाइए। कोरोना के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आप पानी खूब पीजिए, और पानी की डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। अब पानी की कमी होने से खून का दौरा कम हो जाएगा, और उसमें दिल, दिमाग पे, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और कोगुलेशन प्रोसेस हो सकता है। कोरोना का जब मरीज ठीक हो जाता है तो उसको कम से कम 2 या 3 महीने तक कमजोरी रहती है, और उसका लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट आने में टाइम लगता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना खाना, ताज़ा फल, ताज़ा दूध और पानी और जूस वूस लेते रहिए,
ताकि आपकी कमजोरी दूर हो जाए। और बीकासूल का, डॉक्सीसाइक्लिन का, जिंक का, विटामिन सी का सेवन करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है, रीड इंडिया अपने जितने भी जानकार हैं उन सबको फ्री मास्क दीजिए ताकि आपके लोगों को आप 1-to-1 संपर्क बना रहे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, everyone. Thank you so much for time and for this session. I hope this is Thank you. useful Thank you. session.